हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज हम लोग बात करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि अष्टांग हृदय से रिलेटेड होंगे। आज हम लोग प्रथम अध्याय अर्थात आयुष्कामी अध्याय से रिलेटेड जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनेंगे उसके बारे में बात करेंगे। जैसा कि बहुत से बच्चों की डिमांड आई थी चैनल के माध्यम से कि सर इसके संहिता के अर्थात अष्टांग हृदय के भी हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के क्वेश्चन लगाए जाए, तो आज हम लोग यहीं स्टार्ट करेंगे। एक एक करके देखेंगे। तो देख रहे हो यहाँ पर पहला प्रश्न बनता है, अष्टांग हृदय के प्रथम अध्याय का नाम क्या है। क्योंकि हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो उसमें चैप्टर का नाम बहुत जरूरी होता है, किस चैप्टर से रिलेटेड है। तो पहला चैप्टर अष्टांग हृदय का पहला चैप्टर का नाम क्या है। तो जैसा कि नाम देगा आयुष्कामी अध्याय। तो यहाँ पर देखेंगे पहला ऑप्शन आयुष्कामी, दूसरा है दिनचर्या, तीसरा है ऋतुचर्या, चौथा है दीर्घन ज्योति। दीर्घन ज्योति जो है चरक संहिता का पहला चैप्टर का अध्याय है, जबकि आयुष्कामी इसका सही जवाब होगा। आइए देखते हैं सेकंड नंबर पे, आयुर्वेद का प्रथम ज्ञान किसको था। तो कहने का मतलब ये बात कर रहा है आयुर्वेद अवतरण। आयुर्वेद अवतरण की शुरुआत जब करते हैं तो सबसे पहले कौन आते हैं, ब्रह्मा जी से शुरू होती है, इसलिए सही ऑप्शन क्या होगा, ब्रह्मा। तो इसमें ऑप्शन भी पढ़ लेंगे। आयुर्वेद का प्रथम ज्ञान किसको था, ब्रह्मा, दूसरा है दक्ष प्रजापति, तीसरा है अश्विनी कुमार, चौथा है इंद्र। तो पहला ज्ञान ब्रह्मा जी को था, ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को दिया, दक्ष प्रजापति ने अश्विनी कुमार को और अश्विनी कुमार ने इंद्र को दिया। तो ये सीक्वेंस है, लेकिन इसमें पूछा गया प्रथम ज्ञान किसको था, तो ये है ब्रह्मा जी। उसके बाद देखेंगे हम लोग कि अष्टांग हृदय में आयुर्वेद के कितने अंग माने गए हैं। अष्टांग हृदय में आयुर्वेद के कितने अंग माने गए हैं। तो देखेंगे ऑप्शन आपके साथ है। पहला ऑप्शन है 6, दूसरा ऑप्शन है 8, तीसरा ऑप्शन है 10, चौथा ऑप्शन है 5। अर्थात आयुर्वेद के कितने अंग हैं, तो हम लोग पढ़ते हैं अष्टांग आयुर्वेद, अर्थात आयुर्वेद के 8 अंग। सही ऑप्शन होगा बी, 8 अंग। ठीक है। उसको देखेंगे चौथा, अष्टांग हृदय के रचयिता कौन है। बहुत ही सामान्य सा प्रश्न है, लेकिन आपके लिए ये बहुत खास हो जाता है, क्योंकि एग्जाम में कोई भी प्रश्न सामान्य नहीं होता, कोई प्रश्न विशिष्ट नहीं होता है। तो यहाँ देखेंगे अष्टांग हृदय के रचयिता कौन है। पहला ऑप्शन है वाग्भट, दूसरा है वृद्ध वाग्भट, तीसरा है चरक, चौथा है सुश्रुत। तो चरक सुश्रुत के बारे में तो सोचना नहीं है, जब भी सोचना है वाग्भट और वृद्ध वाग्भट। तो वृद्ध वाग्भट की रचना किसने की थी, वृद्ध वाग्भट ने अष्टांग संग्रह की रचना की है, जबकि वाग्भट ने अष्टांग हृदय की रचना की है। तो सही ऑप्शन आपका ए, वाग्भट। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न है, एक श्लोक का पार्ट है, वायु पित्तम कफश्चेति डैश 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 दोषः समासतः। तो यहाँ पर बोलना है कि ये कितने दोष होते हैं, अर्थात यहाँ पर शारीरिक दोषों की बात की गई है। तो देखेंगे ऑप्शन होंगे द्वय अर्थात 2, त्रय अर्थात 3, चतुर्थ अर्थात 4, डी अर्थात नहीं, कोई नहीं। इसका मतलब देखेंगे वात पित्त कफ ये क्या है, त्रयोदोषा समासतः, अर्थात सही ऑप्शन क्या होगा, बी, त्रयोदोषा समासतः। ये आपके श्लोक से उठाया हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके, चाहे ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछ सकता है, चाहे शॉर्ट नोट पूछ सकता है, चाहे लॉन्ग नोट लॉन्ग आंसर में भी पूछ सकता है। तो विकृता अविकृता देहम घ्नन्ति ते वर्तयन्ति च, ये रिलेटेड टू, ये जो श्लोक है किससे रिलेटेड है, पर्टिकुलर किसको इंडिकेट करता है या किससे रिलेटेड है। तो ऑप्शन देखेंगे, पहला ऑप्शन है ए दोष, दूसरा है धातु, तीसरा है मल, चौथा है नन। तो हम लोग जानते हैं कि ये देखेंगे वहाँ पर, तो जो दोष होते हैं वो शरीर जब वो विकृत होंगे, जब दोष विकृत होंगे तो देह को घ्नन्ति अर्थात नाश कर देंगे शरीर का, और जब अविकृत अवस्था में रहेंगे तो इसको शरीर को बढ़ाएंगे। तो सही जवाब है आपका दोष, सही जवाब है दोष। अगला प्रश्न देख रहे होंगे, वात दोष की अधिकता होती है, मतलब यहाँ पूछ रहा है कि किस अवस्था में वात दोष की अधिकता होती है। तो यहाँ पर देखेंगे बाल्यावस्था, दूसरा ऑप्शन है युवावस्था, तीसरा अवस्था है पॉइंट है वृद्धावस्था, और चौथा है ऑल। अर्थात वात दोष मानव जीवन के किस अवस्था में अत्यधिक मात्रा में प्रकोपित होता है या बढ़ा रहता है। तो जैसा कि जानते हैं बाल्यावस्था में तो कफ दोष की अधिकता होती है, देखते हैं छोटे बच्चों को सर्दी खांसी बहुत होता है। दूसरा है कि युवावस्था, युवावस्था में जो है पित्त दोष की अधिकता होती है, और जो वृद्धावस्था होता है यहाँ पर वात दोष की अधिकता होती है। और इसी अवस्था में क्या होता है, ढेर सारे जो ज्वाइंट पेन होते हैं, ज्वाइंट मतलब संधिगत रोग होते, इसलिए इसको वृद्धावस्था में वात दोष की अधिकता होगी।
तो अगला प्रश्न देख रहे होंगे, पित्त के कारण अग्नि होती है। तो जैसा कि जानते हैं कि जो दोष होते हैं वात पित्त कफ, ये कहीं ना कहीं जो हमारी जठराग्नि होती है अर्थात जो पाचक अग्नि होती है उसको प्रभावित करती है। तो यहाँ पूछा है पित्त के कारण अग्नि होती है। तो ऑप्शन आपके सामने है मंद, तीक्ष्ण, विषम और सम। जैसा कि जानते हैं कि जो वात दोष होता है वो क्या करता है, अग्नि को विषम करता है। तो वात दोष अग्नि को विषम करेगा। पित्त दोष जो होता है अग्नि को तीक्ष्ण करता है। जैसा कि जानते हैं पित्त भी अग्नि का ही रूप होता है। तो पित्त दोष जो होता है अग्नि को तीक्ष्ण करता है, जबकि कफ दोष जो होता है अग्नि को मंद करता है। और जब वात पित्त कफ साम्य अवस्था में होती है तो हमारी जठराग्नि भी सम रहती है अर्थात साम्य अवस्था बनाई रखती है। सही जवाब होगा पित्त के कारण अग्नि होती है, तीक्ष्ण होती है। उसके बाद देखेंगे हम लोग कि वात के कारण कोष्ठ होता है। तो जो कोष्ठ की बात की गई है कि कोई व्यक्ति जैसे होता है ना कि जल्दी ही लैट्रिन किसी को दूध पीने से ही उसका पेट साफ हो जाता है, किसी को किसी अन्य क्रिया करने से पेट साफ होता है। तो हर एक व्यक्ति का अपना अपना कोष्ठ होता है, पाचन क्रिया होती है। तो वहाँ पर बोला गया वात दोष के कारण कोष्ठ उसका कैसा होगा। तो वात दोष की जिसमें अधिकता होगी उसमें कोष्ठ क्या होगा। तो ऑप्शन देखेंगे, पहला मृदु है, दूसरा मध्यम है, तीसरा क्रूर है, चौथा सम है। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि वात दोष के कारण जो कोष्ठ होता है वो क्रूर कोष्ठ होता है। तो सही ऑप्शन सी होगा, क्रूर कोष्ठ। पित्त दोष के कारण मृदु कोष्ठ होगा और कफ के कारण मध्यम कोष्ठ होता है। और जो वात पित्त कफ जिस व्यक्ति में साम्य अवस्था में रहेगी उसमें सम कोष्ठ होता है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न है, किस दोष के कारण उत्तम प्रकृति का निर्माण होता है। तो देखेंगे प्रकृति के निर्माण में भी दोषों का प्रभाव तो पड़ता ही पड़ता है। बिना दोष के इन्वॉल्वमेंट से प्रकृति का निर्माण होता ही नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे कि किस दोष के कारण, मतलब किस दोष के इन्वॉल्वमेंट की वजह से उत्तम बेस्ट प्रकृति होती है, उत्तम प्रकृति होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन है वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष और वात पित्त कफ अर्थात त्रिदोष की बात कर रहा है। तो सही जवाब होगा कि ये आपका सही जवाब होगा कफ दोष की वजह से उत्तम प्रकृति होती है। तो इसको जान लेते हैं। वात दोष की वजह से जो प्रकृति होती है वो होती है हीन। क्या होती है, हीन प्रकृति होती है। पित्त दोष की वजह से मध्यम प्रकृति होती है और कफ दोष की वजह से उत्तम प्रकृति होती है। जबकि जो वात पित्त कफ जो साम्य अवस्था में होते हैं तो वहाँ पर सम प्रकृति होती है। तो इससे क्या होगा, वात पित्त कफ त्रिदोष की वजह से सम प्रकृति होती है। अगर वात पित्त या पित्त कफ या कफ वात इन तीनों की वजह से जो होता है निंदित प्रकृति होती है, निंदनीय प्रकृति जिसकी बात करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हीन प्रकृति का निर्माण होता है। जैसा कि आप लोगों ने कहा कि वात दोष की वजह से हीन प्रकृति, पित्त की वजह से मध्यम प्रकृति, कफ की वजह से उत्तम प्रकृति का निर्माण होता है। तो सही जवाब क्या होगा, हीन प्रकृति का निर्माण होता है वात दोष के इन्वॉल्वमेंट से। सही ऑप्शन है ए। ठीक है, उसके बाद देखेंगे चल गुण किस दोष का है। तो हम लोग जानते हैं चल जैसे कहते हैं हवा चलती है। तो सही जवाब होगा वात दोष में चल गुण पाया जाता है। वात दोष को दोषों का नेता भी कहा जाता है, लीडर बोला जाता है, क्योंकि यही सब दोषों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य करता है। इसलिए चल गुण वात दोष में पाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे दुष्य की संख्या होती है। सबसे पहले हमने जानते हैं कि दुष्य है क्या। दुष्य हम लोग कहते हैं धातुओं को। तो दुष्य क्या कहते हैं, जो दोष होते हैं वो धातुओं को दूषित करते हैं, इसलिए धातुओं को दुष्य भी बोलते हैं। तो दुष्य क्या है, धातुओं की संख्या कितनी बोली गई है। ऑप्शन देखेंगे 2, 3, 5, 7। तो सही जवाब होगा 7। धातुएं 7 होती है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। दुष्य की संख्या क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। उसके बाद देखेंगे सबसे बलवान रस होता है। तो हम लोग देखते हैं कि हम कौन से रस का सेवन करने के बाद हम लोग को ऊर्जा ज़्यादा मिलती है। जैसे हम लोग गर्मियों के समय में थके हारे जब घर पे आते हैं तो हम लोग को खाने पीने के लिए पानी के साथ साथ देखते हैं कोई ना कोई मधुर द्रव्य दिया जाता है, इसलिए मधुर रस जो होता है सबसे बलवान रस माना गया है। उसको देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, शमनम कोपनम स्वस्थ हितम द्रव्यम इति द्रव्य के प्रकार हैं। अर्थात ये द्रव्य कितने प्रकार के बोले गए हैं, जो द्रव्य कितने प्रकार के बोले गए हैं ये बात की गई है। अर्थात ऑप्शन है 2, 3, 4। जैसा देखें एक है शमन द्रव्य, एक है कोपन द्रव्य, एक स्वस्थ हितम। इस तरह से यहाँ 3 है, इसका मतलब सही ऑप्शन क्या होगा, सेकंड। तो द्रव्य 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे विपाक किस आचार्य की देन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विपाक
किस आचार्य की देन है? तो आपके सामने ऑप्शन है वाग्भट, वृद्ध वाग्भट, चरक, सुश्रुत। तो यहाँ देखेंगे वाग्भट की देन है, अष्टांग हृदय की देन है। वाग्भट मतलब अष्टांग हृदय की देन है। विपाक, विपाक की बेस्ट जो संकल्पना, बेस्ट कॉन्सेप्ट किसने दी है? वाग्भट ने दिया है, या डिफिनीशन सही वाग्भट ने दिया है। उसके बाद देखेंगे विपाक का प्रकार है, विपाक कितने प्रकार का होता है? तो विपाक को हम लोग विशिष्ट पाक भी पढ़ते हैं। यहाँ पर देखेंगे विपाक के प्रकार की बात कर रहा है, मधुर विपाक, अम्ल विपाक, कटु विपाक, आल। तो सही ऑप्शन होगा चारों। इसका मतलब कि 3 प्रकार के विपाक होते हैं, मधुर विपाक, अम्ल विपाक, कटु विपाक, ऑल ऑफ दीज। ठीक है। इसके बाद देखेंगे गुरुवादि गुणों की संख्या होती है। तो हम लोग देख रहे होंगे पहले चैप्टर में गुरुवादि गुण, गुरुवादि को गुरु आदि अर्थात गुरु, लघु, सूक्ष्म, इस तरह से जो 20 गुण बताए गए हैं, इससे यहाँ पर गुणों की संख्या देखेंगे 5, 10, 15, 20। सही ऑप्शन है फोर्थ ऑप्शन 20। गुरुवादि गुणों की संख्या 20 होती है। नेक्स्ट देखेंगे रोग का अधिष्ठान या आश्रय स्थान है। रोग कहाँ स्थान करके रहता है? तो देखेंगे शरीर में रहता है। पहला ऑप्शन है शरीर, दूसरा मन है, तीसरा ऑप्शन है बोध, चौथा ऑप्शन है नन। तो देखेंगे रोग, देखेंगे कुछ रोग शरीर में होते हैं उसको शारीरिक रोग कहते हैं, कुछ रोग मन में होते हैं उसको मानसिक रोग कहते हैं, और इस तरह से हम लोग देखते हैं कि दोनों प्रकार के रोग होते हैं, अर्थात रोग शरीर और मन में दोनों में होते हैं। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, दोनों, बोथ। नेक्स्ट देखेंगे रोग ज्ञान के उपाय है। किसी रोग को जानने के कितने उपाय हैं या उसकी परीक्षा कितने तरीके से की जाती है? जैसा कि वाग्भट ने कहा है, पहला ऑप्शन है दर्शन, दूसरा है स्पर्शन, तीसरा है प्रश्न, चौथा है डी सही, ऑल ऑफ दीज। अर्थात सही माने में क्या है? दर्शन, स्पर्शन, प्रश्न। DSP हम लोगों ने याद किया था, DSP के द्वारा रोग का ज्ञान किया जाता है, परीक्षा की जाती है। इस तरह से DSP अर्थात दर्शन, स्पर्शन, प्रश्न सभी इसके रोग ज्ञान के उपाय हैं। नेक्स्ट प्रश्न देख रहे होंगे, वात दोष के लिए श्रेष्ठ चिकित्सा है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान दीजिएगा कि वात दोष की, अगर वात शरीर में वात दोष प्रकोपित हो जाए तो उसकी हम श्रेष्ठ चिकित्सा क्या करते हैं? तो यहाँ देखेंगे पहला ऑप्शन है वस्ती, दूसरा है वमन, तीसरा है विरेचन, चौथा है नस्य। तो यहाँ देखेंगे श्रेष्ठ चिकित्सा, वात दोष की श्रेष्ठ चिकित्सा वस्ती है, और यहाँ पर वात दोष का शमन किया जाता है। वस्ती को हम लोग सिंपली बात करें तो जैसे एनिमा या सपोजिटरी के रूप में प्रयोग करते हैं, और वहीं पर बमन जो होता है वो कफ दोष के लिए होता है, विरेचन जो होता है पित्त दोष के लिए होता है। और नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कि पित्त दोष के लिए श्रेष्ठ औषध क्या है। तो जिस तरह से वात दोष के लिए श्रेष्ठ चिकित्सा की बात की गई थी, उसी तरह से हम लोग पित्त दोष के लिए श्रेष्ठ औषध की भी बात करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे पहला ऑप्शन है तेल, दूसरा है घी, तीसरा है मधु, चौथा है ऑल। तो यहाँ पर ऑल देखने के बाद अब ऑल ऑफ दीज पे नहीं टिक करोगे, अच्छे से उसको पढ़े हुए देखेंगे। वात तेल जो होता है ये वात दोष की श्रेष्ठ चिकित्सा है, तो श्रेष्ठ औषध है। वात दोष देखते हैं ना कि जब शरीर में दर्द होता है तो तुरंत तेल की मालिश करते हैं, इसलिए तेल के द्वारा वात दोष का सबसे पहले नाश किया जाता है। उसको देखेंगे जो पित्त दोष की बात करेंगे उसके लिए घृत जो होता है पित्त दोष की श्रेष्ठ औषध है। शरीर में पित्त दोष बढ़ गया है तो उसमें घृत का सेवन किया जाता है। मधु जो होता है वो कफ दोष की श्रेष्ठ औषध होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, धी धैर्य आत्म आदि विज्ञानम डैश 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 औषधम परम चिकित्सा है। ये जो श्लोक दिया हुआ है किसकी चिकित्सा है? अर्थात शारीरिक दोष की, मानसिक दोष की, दोनों की, या नन की? तो सही माने में धीर धैर्य आत्म आदि विज्ञानम, ये जो है एक तरह से मानसिक दोषों की चिकित्सा है, मानसिक दोष की चिकित्सा की बात की गई है। नेक्स्ट देखेंगे, दक्ष सूची गुण है। दक्ष और सूची गुण किसके माने गए हैं? तो हम लोग बात कर रहे हैं किसके? एक तरह से चिकित्सा चतुष्पाद की बात कर रहे हैं, जहाँ पर वैद्य, परिचारक, आतुर, रोगी और औषधि की बात की गई। तो यहाँ पर दक्ष और सूची ऐसा गुण है जो कि वैद्य और परिचारक दोनों में पाया जाता है, दोनों में कॉमन होता है, दोनों में कॉमन होता है, इसलिए यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दक्ष और सूची गुण होते हैं वैद्य और परिचारक दोनों के। सही ऑप्शन होगा सी, बोथ। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, बहुकल्पम बहुगुणम संपन्नम योग्यम औषधम किसका गुण है? अर्थात जो चिकित्सा के 4 पद होते हैं उसमें किसके गुण बोले गए हैं? बहुकल्पम बहुगुणम संपन्नम योग्यम औषधम। तो पहला ऑप्शन है वैद्य, दूसरा है परिचारक, तीसरा है औषध, चौथा है रोगी।
तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा, थर्ड ऑप्शन, अर्थात औषध के गुण होते हैं, बहुकल्पम बहुगुणम संपन्नम योग्यम औषधम। लास्ट प्रश्न देखेंगे, चिकित्सा के कितने पाद होते हैं। तो हम लोग बार बार बात कर रहे हैं कि चिकित्सा के 4 पद होते हैं, विषक, द्रव्य, उपस्थाता, परिचारक, औषध, अर्थात इसके 4 पद होते हैं। तो ऑप्शन आपके 1 2 3 4, सही जवाब होगा 4। तो ये चिकित्सा के 4 पद होते हैं, 4 पाद होते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।